नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी की। 12 बजे पालीखेड़ा में किसान महापंचायत में वो शामिल होंगी, किसानों को संबोधित करेंगी। उसके बाद बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगी। यमुना किनारे चल रहे कुंभ में भी वो जा सकती हैं, ये खबर आ रही है। तो मथुरा में आज प्रियंका गांधी आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा वो प्रयागराज पहुंचती है। उससे पहले आपने देखा कि मौनी अमावस्या थी, तब वो प्रयागराज पहुंचती है, स्नान भी करती है। उसके बाद वहां पर निषाद समाज के लोग उन्हें बुलाते हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि नाव तोड़ दी जाती है, तो वो वहां भी पहुंचती है। लगातार अलग अलग जगहों पे वो जो महापंचायतें हो रही हैं उसमें भी पहुंच रही हैं और मंदिर मंदिर भी वो जा रही हैं। तो आज मथुरा की जब हम बात कर रहे हैं तो किसान महापंचायत में भी शामिल होंगी और फिर मंदिर भी जाएंगी। ये शुरुआती जानकारी आ रही है। 12 बजे का वक्त है तय। नितिन गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, प्रियंका गांधी के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। जी ने तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार तूफानी दौरा कर रही हैं, आज उसी क्रम में मथुरा का उनका दौरा है। प्रियंका गांधी करीब 12 से लेकर 1 बजे के बीच में जो पालीखेड़ा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, इसमें पहुंचेंगी और उसके बाद किसानों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित करने के साथ साथ जो महंगाई है, गैस के बढ़ते हुए दाम है, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम है, उन मुद्दों को लेकर भी वो जो प्रदेश सरकार है उस पर निशाना साधेंगे, साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी वो मुद्दा बनाने जा रही हैं और जनता के बीच में इस बात का वो प्रयास करेंगे कि जनता को समझाने का कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो उनके संग छलावा कर रही है। तो कहा जा सकता है कि किसान पंचायत जरूर है, लेकिन किसान पंचायत के बहाने से जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद वो यहाँ से करीब 3 बजे के बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे और बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर वह सबसे पहले देहरी पूजन करेंगे, क्योंकि मंदिर के कपाट जो है वो 4 बजे और 4:30 के करीब खुलेंगे। तो करीब माना जा रहा है कि आध घंटा जो है वो देहरी पूजन करेंगे और उसके बाद भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जया एकादशी है और एकादशी भगवान कृष्ण की जो है जो प्रियतम है उनके लिए सबसे ज्यादा शुभ होती है और लाभदायक होती है। तो इसी की वजह से जो मंदिर के गोस्वामी उनके द्वारा प्रियंका का यह कार्यक्रम रखा गया और जया एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद प्रियंका दिल्ली के लिए रवाना होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि आज कार्यक्रम है, किसान महापंचायत में भी वो पहुंचेंगी और उसके बाद जो है बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रियंका गांधी जैसे ही पहुंचेंगी, तस्वीरें वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो क्या कहेंगी वो भी आपको सुनाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम योगी प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर वित्त विभाग और नियोजन विभाग की बैठक करेंगे। ये बैठक सीएम आवास पर ही होगी। तो प्रदेश का बजट आया कल। हर सेक्टर को खुश करने की कोशिश, सभी का ख्याल रखा गया। अब वित्त विभाग जो है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करे, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर बैठक होगी। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, कल बजट आता है, आज बैठक हो रही है, एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। इस पूरी मीटिंग के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं जीनत के सरकार का जो मास्टर प्लान है अब इम्प्लीमेंट करने का तेजी के साथ वक्त आ गया है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो कोई नया लक्ष्य नहीं, हालांकि इसमें बीच में कोरोना के संक्रमण काल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आपको याद होगा जब इन्वेस्टर समिट हुआ था और आज ही के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज ही के दिन लखनऊ में पहला इन्वेस्टर समिट साल 2018 में हुआ था। उसमें बहुत बड़े बड़े MOU साइन हुए थे और उनमें कई पर बहुत तेजी के साथ काम भी हुआ। सरकार का लक्ष्य यही है कि प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाया जाए। आपको मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री का भी वो भाषण याद होगा जब इन्वेस्टर समिट में उन्होंने ये कहा था कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के आसपास वो चाहते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ सबसे बड़ा सहयोग देगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, हर लिहाज से यहाँ पर स्कोप बहुत है, लिहाजा यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स ने रुख दिखाया था और उसी का नतीजा है कि इन्वेस्टर समिट के बाद से ही लगातार तमाम जो उद्योगपति हैं उन्होंने प्रदेश का रुख किया था, फिर चाहे देश के जाने माने उद्योगपति हों या फिर विदेशों के उद्योगपति हों। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग पर शाम को 6 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को कितनी तेजी के साथ हासिल किया जा सके, किन बिंदुओं पर बेहतर तरीके से एक बड़ा माहौल तैयार किया जा सके, इस पर मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। तमाम जो आर्थिक सलाहकार हैं उनको भी बुलाया गया है और
प्रदेश की उन्नति के राह में कैसे बराबर की हिस्सेदारी की जा सके, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस कड़ी में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तब तमाम उद्योगों को प्रदेश में लाने के साथ ही जो तमाम कॉरिडोर हैं उन पर बड़ी तेजी के साथ काम की बात कही गई थी, जिनमें बुंदेलखंड का जो है वो कॉरिडोर का एक बड़ा वादा था और उस पर जितनी तेजी के साथ डिफेंस कॉरिडोर पर काम किया गया, जिसमें बुंदेलखंड की एक बड़ी बेल्ट थी जहां पर काम होना था, उस पर तेजी के साथ काम हुआ। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जहां से विकास की एक नई आयाम को जोड़ने की कोशिश थी और उसी कड़ी में लगातार शबाब ये सारे चैलेंजेस हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर हम बिजनेस की बात करें तो स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, लैंड लेबर कैपिटल में जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसकी बात करते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। चैलेंजेस भी सरकार के सामने उतने ही हैं। रेवेन्यू जनरेट करना, अनाउंसमेंट हो गई, वो बहुत अच्छी लगी। ये भी संभावना है कि इस मीटिंग में इस पर भी बात हो और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी योजनाओं को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे वो सक्सेसफुल तो तभी होंगे जब आपका अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। बिल्कुल सीधे तौर पर ये तो मतलब ब्लूप्रिंट का सबसे पहला हिस्सा है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अब किन जगहों पर क्या पेचीदगियां फंस रही हैं, क्या कमियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं केवी राजू, वो भी इस मीटिंग में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और जो भी कमी बेशी आ रही है मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उन पर तेजी के साथ काम हो। सिंगल विंडो का जो सिस्टम सरकार ने तय किया था उद्योगपतियों के उत्तर प्रदेश में आने के लिए, उसमें कोई चूक न रह जाए, उसमें कोई कमी न रह जाए। किस तरीके से बैंकों से आसानी से ऋण लोगों को उपलब्ध हो सके, कैसे जो ओडीओपी के प्रोजेक्ट हैं उन पर काम हो सके, तो इन तमाम बिंदुओं पर काम होगा। कहां कमियां, कहां चूक रह रही हैं, इन पर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, और लापरवाही किसी तरह की नहीं, क्योंकि फिर बार बार ये बात हो रही है कि आगे चुनाव में भी जाना है। बहुत शुक्रिया आपका शबाब, तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ 36 केस दर्ज है। नगर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें भी आई हैं सामने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 36 मामले इस बदमाश पे दर्ज हैं जिसके साथ मुठभेड़ हुई है। बिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बिनेश, इस मुठभेड़ के बारे में क्या जानकारियां आ रही हैं? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी इस बदमाश की, चूंकि काफी समय से पुलिस को तलाश थी। इसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो इसी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था पूरे जनपद भर में। तभी नगर कोतवाली क्षेत्र के वहलना चौक के पास जब चेकिंग अभियान चल रहा था तभी बदमाश के आने की सूचना मिली और एक बाइक सवार जब संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। तो उसमें बदमाश 20,000 का इनामी जिसकी पहचान हुई है, उसको गोली लगी है, जबकि इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा है, जिसके पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। इस बदमाश के खिलाफ 6 केस थे। बदमाश के पास से तमंचा बरामद हुआ है। दो बदमाश हैं वो फरार भी हो गए बाइक से। सफदरजंग थाना क्षेत्र के पास ये मुठभेड़ हुई है। अनिरुद्ध हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, इस पूरी खबर के बारे में बताइएगा। देखिए जीनत, ये पूरा मामला सफदरजंग थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे ये तस्कर जो थे, पशु तस्कर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को एक दिन पहले ही ये लीड मिली थी कि ये अपराधी जो सोनू है, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे पूर्व में, वो वहां से भागने वाला है। और इसी को देखते हुए पुलिस ने वहां पे उसके लिए कॉम्बिंग पहले से शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी और उसमें उस सोनू की तरफ से गोली चलाई गई। तो इसी कड़ी में उसको गोली लगी, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी भी था, वो भी उसमें घायल हो गया और अन्य जो 2 साथी थे वो वहां मौके से फरार हो गए। जी दीना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब घर के बाहर खेल रही 2 बच्चियां लापता हो जाती हैं। रात को लापता बच्चियों में एक बच्ची का शव खेत में मिलता है। दूसरी बच्ची जख्मी हालत में गन्ने के खेत में मिलती है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। एक बच्ची की माना जा रहा है कि हत्या हुई है और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है।
घटना कांट थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की है। शाम को खेलते हुए दोनों बच्चियां गायब हुई थी, जिसमें से एक बच्ची का शव मिलता है, एक बहुत जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। तो शाहजहांपुर से ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर है। खेलते हुए बच्चियां कैसे गायब हुई, फिर किसने बच्ची की जान ली? चोट है और सिर में चोट है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे बीपी और पल्स और ऑक्सीजन का लेवल, ये तीनों नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे तक अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ नहीं होते तो फिर हम इसका इलाज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दो बच्चियां खेल रही थी लेकिन लापता हो जाती हैं और फिर एक बच्ची का शव मिलता है और एक बच्ची गन्ने के खेत में जो है जख्मी हालत में मिलती है, जिसे अस्पताल ले जाया जाता है। हालत उसकी भी नाजुक बनी हुई है। क्या इन बच्चियों को आस पड़ोस के किसी व्यक्ति ने अपहरण किया? इनका क्या हुआ? ये दीप श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीप, दोनों बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर एक की डेड बॉडी मिलती है, एक इंजर्ड मिलती है। कोई जानकारी मिल पाई है शुरुआती जांच में कि इनके साथ क्या हुआ? जीनत, मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि ये बीती शाम को बच्चियां दोनों गायब हुई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने इनको ढूंढना शुरू किया। जब पता नहीं लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब पहुंची तो पता लगा कि एक बच्ची का शव जो है वो सरसों के खेत में पड़ा हुआ है। उसके सिर के ऊपर पत्थर से वार किया गया है और उसके दांत टूटे हुए हैं। उसके बाद जब दूसरी बच्ची को भी ये संभावना जताई गई कि ये भी कहीं मृत हुई है तो सरसों के खेत में ढूंढा गया। जब पता लगा कि गन्ने के खेत के पास जहां पर उसकी चप्पलें पड़ी हुई दूसरी बच्ची की, फिर एसपी मौके पर पहुंचे, सर्च ऑपरेशन चलाया गया पूरे गन्ने के खेत में। वहां बच्ची जो पाई गई और उसके बाद जब उसकी सांसें चल रही थी उसको तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और यहाँ पर उसका आईसीयू में भर्ती हुई है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है और ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि उसकी हालत कैसी है। इन बच्चियों की उम्र क्या है? इन बच्चियों की, दीप? देखिए, एक बच्ची की उम्र 5 साल है और दूसरी बच्ची की 7 साल उम्र बताई जा रही है। और जी, ये भी शंका जाहिर की जा रही कि उसके साथ रेप की घटना हुई हो। तो इस मामले में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, जहां पर ये जांच की जा रही है कि हत्यारे कौन है। उसके लिए टीम गठित की गई है और रात में आईजी ने यहाँ दौरा किया था बरेली के, उन्होंने टीम गठित की है। और परिवार ने किसी के खिलाफ शिकायत दी? किसी तरह का कोई फुटेज सामने आया या इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है? देखिए कि अभी तक परिवार वालों ने कोई आरोप नहीं लगाया। उनका यही कहना है कि कोई रंजिश नहीं थी, फिर भी उनकी बच्ची की मार दिया गया। दूसरा, बच्ची की अच्छा इलाज हो, इसके लिए डीएम और एसपी ने रात में जायजा लिया था और उनके इसलिए सारी सुविधाएं देने के लिए। एक बात बताइएगा, दोनों बच्चियां एक ही परिवार की थी? देखिए, दोनों चचेरी बहनें हैं। ठीक। और ये जानकारी मिल रही है कि कोई। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बच्ची की उम्र 5 साल भी है। देखिए कितनी छोटी बच्ची है जिसकी मौत हो जाती है। एक बच्ची का इलाज चल रहा है, चचेरी बहनें थी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाई गई है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर भी शाहजहांपुर से ही है। यहाँ सनसनी उस वक्त फैल जाती है जब एक बीए सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट है वो जली हुई हालत में खेतों में पड़ी मिलती है। अभी हम छोटी सी बच्चियों की बात कर रहे थे, एक और खबर ऐसी, लेकिन लड़की यहाँ पर बड़ी है, स्टूडेंट है। निर्वस्त्र हालत में छात्रा के मिलने पर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया। 50% से ज्यादा जले होने के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ से उसे शाहजहांपुर लखनऊ रेफर किया गया। देखिए, शाहजहांपुर से लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और परिवार किसी अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि छात्रा को किसने आग लगाई, वो कुछ नहीं बता पा रही। और आप बर्न केसेस की सिचुएशन समझते हैं, अगर आप 60-70% जलते हैं तो आप सीरियस भी हो जाते हैं। 50% से ज्यादा फिलहाल बताया जा रहा है। 65% छात्रा झुलसी हुई है। अब ये बात जानकारी जो है सामने आ रही है। दिल पे अच्छा जब गई, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद नहीं याद है? नहीं याद। क्या करने गई थी सिस्टर में? मेरी क्लास लगती थी।
तीसरी मंजिल पे। अच्छा, कोई सहेली अली आपके संग में थी? नहीं, मेरी सहेली ने कॉल करी थी तो मैं। क्या नाम है सहेली? कंचन। चंचल। चंचल ने कॉल करी थी? कंचन ने कॉल करी थी। क्या कहा तुमसे? हाँ, कॉल करी थी तो मैं घर पे थी, उसने कहा मैं भी आ रही हूँ, लेकिन वो कॉलेज में नहीं दिखी। कौन से सब्जेक्ट की क्लास? शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर। एक खबर आ रही है, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 3 दिन का उनका दौरा है, आज तीसरा दिन है और आज कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। इसी में एक नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। उनके आवास पर सीएम पहुंचे हैं। कई जल परियोजनाओं पर चर्चा भी संभव है। केंद्र और प्रदेश की परियोजनाओं पर चर्चा होगी, ये जानकारी आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का ये दौरा, तस्वीरें भी सामने आई हैं। केंद्र और प्रदेश की कई योजनाओं को लेकर बातचीत हो सकती है। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है? मिनटों से जारी है और इस बैठक में जो अहम निकल के आने की उम्मीद है, उसमें जो प्रदेश की दूर दराज के इलाकों में पेयजल की समस्या जो बनी हुई है, उसको कैसे इसको निपटारा किया जाए। साथ ही साथ जो जल स्रोत है, जहां कुछ सूख रहे हैं प्रदेश में, उसको पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। जो नदियां सूख रही हैं, उसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो जल शक्ति मंत्रालय का मिशन है, हर घर नल हर घर जल, तो उसको लेकर के किस तरह से इसको पूरे उत्तराखंड में इसको देना है, हर एक घर में पानी पहुंचानी है, हर एक घर में नल देना है, इस मिशन को कैसे वहां पे एग्जीक्यूट किया जाए, उस विषय पर भी आज की बैठक में चर्चा संभव है। पिछले हमने देखा कि पिछले 2 दिन से यहीं पे है सीएम, तो ऐसे में कल भी हमने देखा कि लगातार प्रदेश की खुशहाली, विकास और जो पटरी पे लाना है, जो उसको आर्थिक विकास की पटरी पर फिर से लेकर आना है, उस पर भी चर्चा आज कल भी हुई थी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई थी और आज भी कई बैठकों का दौर जारी है। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4:30 बजे बैठक होगी। जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्रियों में, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं, राजनाथ सिंह हैं, प्रकाश जावड़ेकर है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी आज दिन भर मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री की, और साथ ही साथ 4:30 बजे प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।